हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो जैसा मैंने बोला था कि एक ही दिन तीनों वीडियो आएगी, EM वेब की भी, रे ऑप्टिक्स की भी, वे ऑप्टिक्स की। तो EM वेब की अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इसके बाद वे ऑप्टिक्स, उसके बाद रे ऑप्टिक्स। ठीक है, PDF बन के रेडी थी, बस वीडियो शूट करनी थी तो अब कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए अवतार सीरीज देखिए मैं कंप्लीट कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने बोल दिया ना कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नीट अवतार सीरीज 160% फिजिक्स, छोड़ो वो सब, आ जाओ मेन मुद्दे पे। देखो सोर्सेज, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, बस वो मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी, यानी चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और एक्सेलरेटेड चार्ज यानी उसके बाद एक्सेलरेशन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में EM वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो EM वेव का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए। जैसे LC ऑसिलेशन में जब तुम जाओगे तो मैंने वहाँ पे तुम्हें बताया था ना, Q = Q0 sin ओमेगा t होता है। तो ये जो होता है एक्सेलरेटेड पार्टिकल ही होता है, और जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो SHM परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। एक चीज़ ध्यान रखो, जब कोई भी सर्किट होगी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, तो फिर तुम सोच रहे हो अपने मन में इसमें कहाँ से करंट जा रहा है। आखिर जब यहाँ पे तो सर्किट ब्रेक हो गई ना, यहाँ पे बीच में तो डिस्टेंस दो अगर प्लेट रखी हो, बीच में तो एयर है ना, तो एयर में तो सर्किट ही मतलब ब्रेक हो गई, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है इधर, क्योंकि ये तो IC है, IC मतलब होता है कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके वजह से तो एक कंडक्शन करंट है। लेकिन ये क्या है, आखिर ये अंदर कैसे फ्लो कर ले रहा है, तो वहाँ पे कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज होता है उसके वजह से एक करंट आती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये कंडक्शन करंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। और जो टोटल करंट होगा हमारा, जो टोटल करंट यहाँ निकल रहा होगा वो हमारा क्या होगा, IC भी होगा प्लस ID होगा। टोटल करंट क्या होगा, IC प्लस ID। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ठीक है, ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उतना ही कंडक्शन करंट, यानी IC और ID हमेशा बराबर होते हैं। तो IC = ID = dq/dt, क्योंकि करंट क्या होता है, Q/T होता है, क्योंकि Q होता है IT, तो I होता है dq/dt। तो वही लिखा है कि IC हो या ID हो, दोनों हमारे dq/dt के बराबर होंगे। ठीक, इसको याद रखना। ठीक, मैक्सवेल के इक्वेशन, 4 मैक्सवेल के इक्वेशन है पूरे तुम्हारे फिजिक्स में। पहला है इलेक्ट्रोस्टेट में, गास लाइन इलेक्ट्रोस्टेट क्या कहता है कि E.ds = Q/ε0, यानी कि E.ds जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा E.ds का, वो Q/ε0 के बराबर होगा। मैग्नेटिज्म में बोलता है B.ds = 0, यानी कि जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा B.ds का वो 0 होगा। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बोलता है कि E.dl जो होता है -d phi/dt होता है, क्योंकि जो भी इंड्यूस होता है ना EMF वो हमारा क्या होता है, अपोज करता है ना उसको, तो लिखा है माइनस, इसलिए माइनस लिखते हैं। और ये होता है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वो होता है B.dl = μ0 IC, यानी कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e/1 dt। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि इलेक्ट्रो में ये होता है, मैग्नेटिज्म में ये 0 हो जाता है, फैराडे लॉ में ये होता है, और एम्पियर सर्किटल लॉ में यानी मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या हो जाता है। देखो होना तो चाहिए B.dl = μ0 I, लेकिन यहाँ पे हमको I नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे I नेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि I नेट क्या होगा, IC भी होगा और ये d/d, यानी कि IC, यानी ये जो I होगा वो क्या होगा, IC प्लस ID होगा। तो IC का वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या है, IC का वैल्यू होगा μ0 IC, तुमने लिख दिया, प्लस इसका रखोगे एप्सिलॉन d phi/dt, एप्सिलॉन d phi/dt, ये हमारा ID, इसीलिए बोला हूँ, उसको याद रखना। डिस्प्लेसमेंट करंट जहाँ भी पूछेगा ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगर तुम्हारे पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो जो I डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हो जाती है C dV/dt हो जाती है। ठीक है, C dV/dt, C dV/dt। ठीक, देखो Q होता है ना CV, Q क्या होता है CV, Q होता है CV, और IT Q IT होता है, IT CV हो गया, तो I क्या होगा CB/T, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं लिखी हुई है, हार्ड एंड फास्ट, वो
चीज़ें जो तुम पहले पढ़ चुके हो वही फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। देखो ये तो फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये तो मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला करना तुम्हें समझ में आ रहा हो तो इतना बस ध्यान रखो कि Q इक्वल टू क्या होता है, C भी होता है, और C भी होता है ना, कैपेसिटर में मैंने पढ़ाया था, C भी हो गया, तो Q की जगह तुम क्या लिख सकते हो, IT इक्वल टू C भी, यहाँ से क्या होगा, I इक्वल टू क्या होगा, C भी अपन T, तो वही तो लिखा है C dV/dt, ये पोटेंशियल है, ये C कैपेसिटेंस है, और क्या है। तो बेस का इक्वेशन देखो, इक्वेशन के जब बेस पढ़ोगे तो कहीं पे तुमको लिखा होगा y इक्वल टू AX प्लस माइनस BT, ये लिखा होगा ना। तो जो x होता है ना, ये जैसे लिखा हो ना AX माइनस KT, AX माइनस 2πt, ऐसे लिखा होगा ना। जो x होगा ना वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाएगा, किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। प्लस और माइनस की बात है, लेकिन जो ये x होगा, a के बाद जो x होगा ना, हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताएगा। अगर और a और b दोनों का साइन सेम है, यानी ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस x डायरेक्शन में जा रहा है, और a और b का साइन अपोजिट है प्लस x में, यानी कि मान लो कहीं पे लिखा है 5x, चाहे लिखा है 5z माइनस 6t, इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, z में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, z में। कहाँ जा रहा है, z में। कहाँ जा रहा है, z में, यानी कि डायरेक्शन पोजीशन क्या है, z में। अब पूछोगे प्लस की माइनस, प्लस z में कि माइनस z में, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो प्लस है, दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है, ये दोनों अपोजिट है। तुम कहोगे यहाँ भैया यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों अपोजिट हो गए। जब अपोजिट होता है तो प्लस डायरेक्शन में, यानी कि प्लस z डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस x मत बोल देना भाई, क्योंकि ये z है ना, यहाँ पे x था तब मैंने बोला था प्लस x डायरेक्शन, समझ में आया। यानी कि दोनों साइन सेम है तो माइनस x, दोनों अपोजिट है तो प्लस x। देखो c जो स्पीड बोल दो, स्पीड अप्लाइड होती है किसी मीडियम में, होती है 1/√में म्यूम इंटू ईएम, यानी कि म्यू मीडियम का और ई मीडियम का। तो ईएम का वैल्यू तुम्हें, ये सब पहले तुम्हें बता चुका हूँ, पता है कहाँ, ये तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था जब फोर्स पढ़ाया था। तो ईएम की जगह क्या रखते थे, ER एप्सिलॉन नॉट, और म्यूम की जगह क्या रखोगे, म्यू आर म्यू नॉट। बस उसको पुट कर दो यहाँ पे, म्यूम इसको पुट करोगे तो क्या आएगी, 1/√में म्यू आर म्यू नॉट ER म्यू नॉट, इसी को तुम बोलोगे C/√में म्यू आर ER। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ देखना कि जो मीडियम में वेलोसिटी होगी वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। जो मीडियम में स्पीड होगी ना वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, हमेशा उससे कम ही होगी, हमेशा उससे कम ही होगी, ठीक। तो चीज़ें आई होप तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो ये मैंने बता दिया तुम्हें पहले ही, बस इसको पुट करो, यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, इसको म्यू आर ER लिख सकते हो। आगे बढ़ो, जैसे यहाँ पे देखो E इक्वल टू E0 sin ωt प्लस kx, B इक्वल टू B0 sin ωt प्लस kx, बेब्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये हमारा पूरा क्या होता है, फेज होता है। तो तुमसे अगर वेलोसिटी कोई पूछेगा, वेलोसिटी, तो तुम कहोगे E0/V0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट अपान मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट, ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू ω/k भी होता है, ओमेगा ले लोगे यहाँ से और k ले लोगे यहाँ से, ठीक है। k का वैल्यू जो होता है वो होता है 2π/λ, k को बोलते हैं वेव नंबर, k को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, k को बोलते हैं वेव नंबर, और k का वैल्यू होता है 2π/λ। कोई भी इक्वेशन होगा 2π/λ से उसको कंपेयर कर दोगे तो k की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक। और ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf, पहले से बताता आ रहा हूँ। 2π/T भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम, सब छोटा छोटा चीज़ है। ये देखो वेलोसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के भी बराबर होती है। एनर्जी डेंसिटी देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम चांस होता है कि यहीं से बनेंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पहले बता चुका हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यही तो होती है एनर्जी डेंसिटी। अगर तुमसे केवल एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी जो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² एरिया इंटू डिस्टेंस होती है, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस होती है, ठीक। तो ये जो होता है ना वो वॉल्यूम होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करो तो डेंसिटी में बन जाता है। तो ये एनर्जी था, एनर्जी अपान AD कर दो, यानी एनर्जी अपन वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट T का स्क्वायर। ये हमारी क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, ठीक। अब तुमसे मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी पूछेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी थी, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, B²/2μ0। तो ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो कहोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट T², कहेगा एनर्जी बस बता दो तो इंटू वॉल्यूम कर देना, वॉल्यूम इधर भेज देना तो एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट T² इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक में हो जाएगी B²/2μ0। लेकिन जब तुमसे एवरेज पूछेगा तो हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर, ठीक है। ई के जगह लिख दोगे तुम E0 बाई √2 का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अरे यार E इक्वल टू क्या होता है, E0 बाई √2,
तो ई स्क्वायर इसका तो क्या होगा, ई नॉट का स्क्वायर अपन रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ई नॉट स्क्वायर अपन 2 हुआ तो इसको पुट कर दोगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो वहाँ से आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा क्या, बी नॉट स्क्वायर अपन 4 बी नॉट। तो एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज अलग होता है और सिंपल में डेंसिटी अलग होती है, ठीक। अब जो है यहाँ से तुम्हें दिख गया कि ये बार लगाने का मतलब होता है एवरेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपन म्यू नॉट लिख सकते हो। अरे यही लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। यानी एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी जो होता है वो बराबर ही होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समरी एक बार देख लो। एनर्जी डेंसिटी इतनी होगी, ये इतनी होगी, एवरेज निकालोगे तो इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अभी ऊपर बताया हूँ। लेकिन जब टोटल एनर्जी पूछेगा, टोटल एनर्जी का मतलब होता है दोनों सम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी प्लस इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी और ये किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों को जोड़ दो। तो यू इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर माइनस बी नॉट का स्क्वायर अपन 2 मी नॉट, माइनस बी नॉट का स्क्वायर अपन प्लस का बी नॉट स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट। एक चीज़ देखो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ अच्छे से, तुम्हें सिंपल सा ये आ गया होगा, ये आ गया होगा। एवरेज पूछेगा तो ये लगा दो, ये लगा दो दोनों में। किस में पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लेना। जब तुमसे टोटल एनर्जी पूछेगा तो तुम बस क्या करना, जब भी तुमसे टोटल एनर्जी पूछेगा तो जो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था ना, यहाँ पे बी स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट था ना, बस इसको ई नॉट कर देना, इसको बी नॉट कर देना, तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस बी नॉट का स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट, ठीक है। और दोनों बराबर ही होते हैं, तो तुम लिख सकते हो यू ई, यानी कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो बराबर होगा किसके, टोटल एनर्जी अपन 2 के, टोटल एनर्जी अपन 2 के, टोटल एनर्जी अपन 2 के। तो बस ये ध्यान रखो। और जब टोटल एनर्जी पूछ रहा है वेव का तो बस इसकी जगह ई नॉट, इसकी जगह बी नॉट कर दो, हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना, एनर्जी कैरी करता है, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होता है पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताता है। जैसे मान लो ई दिया होगा 5 आई कैप, बी दिया होगा 6 जे कैप, तो आई इंटू जे, जो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या के आता है ना, के कैप, तो के कैप में उसका प्रोपगेशन होगा वेव का। अरे यही तो होता है आई जे के, आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई कैप करोगे तो जे कैप आएगा। वेक्टर है, वेक्टर तुम्हारी आज उसमें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में होने वाले हैं वो, ठीक। अब प्रेशर देखो, अगर परफेक्टली ऑब्जर्विंग सरफेस है तो प्रेशर हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर अपन स्पीड अप्लाइड सी, ठीक है। फोर्स होता है क्या, फोर्स होता है प्रेशर अपन एरिया, यानी कि एस अपन सी। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो आई ए इंटेंसिटी इंटू एरिया अपन सी, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपन सी, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपन सी। ये तुम्हें डुअल नेचर में पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही। तो एस अपन सी होगा, फोर्स आई अपन सी हो जाएगा। लेकिन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो एक बार जाएगा, एक बार वापस आएगा, तो प्रेशर हो जाएगा 2s/c और फोर्स हो जाएगा 2ia/c, इंटेंसिटी इंटू एरिया अपन सी। इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव, इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू बी नॉट का स्क्वायर अपन 2 म्यू नॉट इंटू सी। एक चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा, ये टोटल एनर्जी है, क्या है, टोटल एनर्जी इंटू सी है, ये टोटल एनर्जी इंटू सी है, ठीक है। तो बस टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो यहाँ से, ये देखो किसी एक का याद रखो, इंटू सी कर दो। ई एम वेव के कुछ फीचर्स होते हैं। ई एम वेव जो होते हैं ना, वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। वो वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ है ये, ठीक है, मीटर पर सेकेंड से। और ई एम वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में, और दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड ही नहीं होते हैं। ई एम वेव इजिली पोलराइज हो जाते हैं और उनके पास एनर्जी और मोमेंटम भी होता है, और एनर्जी और मोमेंटम की वजह से नहीं इजीली जो पोलराइज हो जाता है ना, उसके वजह से कौन कौन से फीचर शो करते हैं, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, सारे फीचर को शो करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना, सेम फेज में होते हैं, ठीक। और देखो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट करते हैं। यानी कि अगर वेव हमारी ऐसी जा रही है तो वो दोनों ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, वो दोनों ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे। देखो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसे जा रही है तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर, और दोनों सेम पेज में रहेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम पेज, ठीक है। ये देखो तुम्हें पहले कई बार बता चुका हूँ, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, रेडियो वेव, ऐसे जब ऊपर इधर से इधर जब जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटती है, एनर्जी घटती है, वेवलेंथ बढ़ता है। इधर से इधर जाने वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटती है, इधर से इधर जाओगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी। देखो
एनर्जी इसका होता है एच में। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रही है तो एनर्जी भी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी मोस्टली कुछ लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो लेमडा अपने आप बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है। इधर से एक चीज़ बस याद रखो कि इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी अपने आप कम होगी। ठीक है, इधर सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, यानी गामा रेज का सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। इधर को जो रेडियो होता है ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूवी रेज का बाद देख लेना, जो बताता हूँ मैं। यूवी रेज का देख लेना एक बार, ठीक। और हमको मालूम है 400 700 होता है, और ये देख लेना बस इतना। रेडियो वेव का रिसीवर सिग्नल में काम आता है। माइक्रोवेव पॉइंट कांटेक्ट डायोड में काम करता है। इंफ्रारेड वाले जो होते हैं, थर्मोफाइल्स हो गए, बैलोमीटर हो गए, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म हो गए, ये सारे इसमें आते हैं इंफ्रारेड में। ठीक है, लाइट वाले तो जानते ही हो, आई में, फोटोसेल में, फोटोग्राफिक में। अल्ट्रावायलेट जानते हो, फोटोसेल फोटोग्राफिक में। एक्सरे जो होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म में गीगर ट्यूब्स, आयनेशन चैम्बर, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, एक्सरे में जो होता है फोटोग्राफिक फिल्म होता है, गीगर ट्यूब होता है और आयनेशन चैम्बर होता है। गामा रेज भी वही काम करता है। ठीक है, ये हमारा छोटा सा चैप्टर था ईएम वेव का, इसको हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद अभी वेव ऑप्टिक्स के भी लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, आज ही मिलेगा। ठीक, इसके बाद हमको 11वीं भी तो स्टार्ट करनी है। तो थैंक यू। देखो यार, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक था चल रहा है। ठीक है, 200 रुपीज़ इसकी फ़ीस थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको डाउट ग्रुप भी मिल जा रहे हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिल जा रही है, सारे नोट्स और पीडीएफ एग्जाम मिल जाएंगे, डीपीपी मिल जा रही है, और साथ में तुम्हें डेली डीपीपी तो मैं दे ही रहा हूँ, पर्सनल डाउट दे ही रहा हूँ, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर रहा हूँ। 6 टॉपिक हो चुका है, आज 2-3 टॉपिक आज कराऊंगा, लगभग 9 टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेडिको होली का भी हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल का नाम है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहो यार। देखो यार, चैनल ग्रो कब करता है, जब तुम लोग मतलब सपोर्ट करते हो। वीडियो तुमको अच्छी लग रही है, खुद ही देख के खुद तक ही रख दे रहे हो, अच्छी बात नहीं है ना ये। तुम्हें लग रहा हो कि चलो देख ले तुम्हारा काम हो गया, बट जो बंदा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है उसको भी तो कुछ चाहिए होता है ना। ठीक है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये मेडिको होली का भी 1752 लिखा ना, इस पर लगभग 2000 मेंबर होने वाले हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।